कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा, सलाम कह के सवालियां दा कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। थैंक यू जी, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत कलाम। इसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और जैसा कि जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शियाटिका। तो सबसे पहले तो हमें इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज ए शियाटिका, या इसको शियाटिका का नाम क्यों दिया गया है। ये बेसिकली शियाटिका नर्व से रिलेटेड है, इस वजह से इसको शियाटिका का नाम दिया गया है। अब शियाटिका नर्व की कारकर्दगी और किस वजह से पेन पैदा होता है, इसके लिए हमें बैक की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखना पड़ेगा। अब जो हमारे जिस्म को मोहरों ने सपोर्ट दी होती है वर्टिब्रा ने, जिसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सर्विकल रीजन है आपका, उसके बाद थोरेसिक है, लंबर रीजन है, सेक्रम है, कॉक्सी है। अब जो सर्विकल रीजन होता है, अपनी गर्दन को आप इधर उधर मूवमेंट दे सकते हैं। अब हर मोहरे के दरमियान में ये कुदरत ने एक डिस्क रखा होता है, यानी कि ये आपके मोहरे हैं और इनके दरमियान में एक डिस्क है। अब जो डिस्क होती है, इसका जो मेन रोल होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करना होता है, मोबिलिटी फराहम करना होता है, यानी कि मोहरों को डायरेक्ट चोट से बचाना, ट्रॉमा से बचाना। आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा ही सेम काम करते हैं जैसा कि आपकी गाड़ियों में लगे शॉक काम करते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर जो शॉक लगा होता है वो उस झटके से आपकी गाड़ी को सेफ रखता है। इसी तरीके से जो हमारी मोहरों के दरमियान में इंट्रावर्टिबल डिस्क होता है, ये भी उसी झटके से, उसी ट्रॉमे से, उसी शॉक से आपके स्पाइन को सेफ रखता है। अब ये जो डिस्क होता है, ये आप एक ट्रांसपेरेंट एक मादा होता है सफेद, और इसके जो सेंटर के अंदर एक जेली नुमा रुतूबत होती है। और जब बदकिस्मती से किसी हादसे के नतीजा में या वहां पर कोई ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई है, कोई एब्सिस हो गया है, या कोई ड्यूरिंग द एक्सर्शनल वर्क आप कर रहे हैं, कोई हैवी आपने वर्क कर लिया, कोई एकदम वहां पर प्रेशर पड़ा है, या भागते हुए या एकदम आप छलांग लगा देते हैं, या कोई भी ऐसा सानिया हो जाता है जिसके नतीजे में ज्यादा झटका लगता है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है, तो वो जो डिस्क होता है वो वहां से थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, या जो जेली नुमा मादा होता है वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। अब बच्चों के अंदर देखें कि ये जो जेली नुमा मादा होता है और ये जो डिस्क होती है ये ज्यादा सॉफ्ट होती है। बोन्स जो होती हैं वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और इस वजह से बच्चे अमूमन छलांगे लगाते हैं। वो एक्टिविटी जो बड़े नहीं कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन उन्हें वो शदीद किस्म का ट्रॉमा नहीं आता है। जबकि 40 साल की उम्र के बाद जो आपका बोन्स होता है और ये जो डिस्क है इसके अंदर रिजिडिटी सख्ती आनी शुरू हो जाती है। फिर 40 साल के बाद आपने सोच समझ के कि फिर आप ना तो ज्यादा झटके ले सकते हैं ना ज्यादा छलांगे लगा सकते हैं, यानी कि वो वक्त है जब आपका बुढ़ापा शुरू हो गया। अब आपने सेफ्टी का दामन नहीं छोड़ना, और इसी स्पाइनल कार्ड के साथ किनार होता है, उसके साथ साथ बिल्कुल आपके हरामे मगज से दिमाग से स्पाइनल नर्व जाता है,
और ये जो स्पाइनल नर्व होता है ये लंबर रीजन के मकाम पर और खास तौर पर सेक्रम के मकाम पर नीचे ये जो मुख्तलिफ ब्रांचेस इसकी होती हैं वो आगे जाके एक मोटी ब्रांच में तब्दील हो जाती है। तो ये जो मोटी नर्व्स होती है इसको हम शियाटिका नर्व्स बोलते हैं। अब इसके दब जाने की वजह से जो पेन होता है वो शियाटिका पेन कहलाता है। अब मेरे ख्याल में आपको कुछ बात की समझ आई होगी। अब जब ये नस जो है दब जाएगी तो इसमें जाहिर बात है कि जहां पर भी नर्व्स जो होती हैं वो प्रेस होती हैं, उन पर दबाव आता है, तो जो खून का सर्कुलेशन होता है जिसका बेसिक रेड ब्लड सेल का काम होता है जिस्म के मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स को, उसके टिश्यूज को ऑक्सीजन फराहम करना, तो उसका सर्कुलेशन जो होता है वो मुतासर होता है, जिसके नतीजे के तौर पर यहाँ पर जो पेन्स, चूंकि ये जो नर्व्स है शियाटिका नर्व ये हमारे जिस्म की सबसे बड़ी नर्व है जो लोअर बैक से शुरू होकर आपके पांव तक जाती है। और जब इसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो फिर बात है जो पेन होता है वो एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड। एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि शियाटिका का जो पेन होता है ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है, और जब कहीं भी नर्व का पेन हो तो याद रखिए ये लांसिनेटिंग पेन होता है, चीर फाड़ करने वाला पेन होता है, क्रैपिंग पेन होता है, इलेक्ट्रिक पेन होता है, और यहां पर नमनेस आ जाता है, सुनपन। अब जहां भी सर्कुलेशन मुतासर होगा वहां पर नमनेस आ जाएगा, फार्बिकेशन आ जाएगा, जैसे कि चूंटियां रेंगने का एहसास पाया जाता है। तो अब होम्योपैथी की बात करते हैं कि होम्योपैथी में हमारे पास क्या टूल्स हैं या कौन सी मेडिसिन है। अब देखिए दूसरे सिस्टम के अंदर अगर अक्यूट से बात चली जाए क्रॉनिक तक तो वो ऑपरेट को तरजीह देती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी अद्वियात का खजाना मौजूद है। अब अलग बात है कि हम उनको रीड नहीं करते, उनको स्टडी नहीं करते हैं, और ये भी नहीं समझते हैं कि जो हम दवा दे रहे हैं वो करती क्या है। दवा जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बॉडी का वो जो सिस्टम होता है ओवर एक्टिव होता है, जो अब नॉर्मैलिटी शो कर रहा होता है वो उसको जाके बैलेंस करता है। आगे बॉडी का काम होता है, हमारा सिस्टम ऑटो इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने कुदरत ने ऑटो रखा हुआ है कि ये अपनी डिस्ट्रक्शन और खामियों को खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मामला उससे आगे बढ़ जाते हैं, जब 16 से बात निकलकर आपके साइकोसिस और सिफिलिस तक चली जाती है, और इसके अंदर हमारा अपना रवैये, हमारे अपनी तौर तरीके जो होते हैं अपने सिस्टम को डैमेज करने के लिए, तो फिर जाके अब नॉर्मैलिटी शुरू होती है। अब होम्योपैथी में देखें कि हमें कौन सी अद्वियात रिक्वायर है। सबसे पहली बात कि हमें ऐसी अद्वियात रिक्वायर्ड है जिनके अंदर नमनेस हो, जिनके अंदर चूंटियां रेंगने का एहसास हो, जिनके अंदर ड्राइंग पेन हो, जिसके अंदर लांसिनेटिंग चीर फाड़ वाला दर्द हो, जिनके अंदर रेडिएटिंग पेन हो, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक पेन मौजूद हो। हमें ऐसी अद्वियात का ग्रुप चाहिए, उनमें से हमारी सिलेक्शन होगी। तो सबसे पहली जो मेडिसिन आपके पास है वो एकोनाइट है। अक्यूट कंडीशन के लिए आपकी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट। अब एकोनाइट में देखें कि फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ जो मेंटल सिम्टम्स होती हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है, और ये अलामात जो होती हैं ये उसके अंदर मेंटली तौर पर फियर प्रोड्यूस कर देती हैं। अब एकोनाइट को जब आप रीड करते हैं, कितनी खूबसूरत होम्योपैथी है कि आपने एकोनाइट को याद किया कि यार एकोनाइट के अंदर एंग्शियसनेस होता है, इसका मरीज बहुत ज्यादा तशवीश में होता है, इसका मरीज बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करता है, इसके अंदर सडननेस, अचानक तकलीफें आती हैं, और इस शिद्दत की आती हैं कि मरीज समझता है कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा, और उसका वो बरमला इजहार करता है,
predict his death time. वो कहते हैं कि जनाब अब मेरा कुछ कर ले, मैंने बचना ही नहीं है। और वाकई कोई भी तकलीफ हो, ये तो शियाटिका की बात हो रही है ना, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, अगर आपको ये तस्वीर मिल रही है तो आपकी दुआ एकोनाइट जो होती है वो फौरी रिलीफ देती है। इसी तरह शियाटिका के अंदर जब माइंड सिम्टम्स इस लेवल पे हो और फिजिकल सिम्टम्स में शदीद किस्म की मरीज को दर्द हो और उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त और मरीज कहता है कि मेरा फौरन कुछ करो, उसके अंदर नमनेस पाया जाता है, तो वहां पर एकोनाइट मेरे दोस्तों आपको रिलीफ देती है। सिंथेसिस रिपेटरी के अंदर तकरीबन 100 मेडिसिन का जिक्र किया गया शियाटिका। इसी तरीके मर्फी रिपेटरी के अंदर भी तकरीबन लगभग इतनी मेडिसिन है, लेकिन अगर आप उनमें बोल्ड ग्रेड देखें तो वो तकरीबन आपकी 6-7 मेडिसिन है। और अगर आप यार 6-7 मेडिसिन ही आप अपने ज़हन के अंदर फीड कर लें तो आप बड़ी आसानी के साथ इस टॉपिक को और इस टॉपिक के अंदर आने वाली कंप्लेंट्स को ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। अब ब्रायोनिया का आपको खासा इसकी करैक्टर पेन का भी आपको पता है कि इसकी स्टिचिंग पेन्स होती हैं, प्रेशर अमेलियोरेशन होता है इसमें, और कहते हैं कि जनाब आंख की मामूली जुम्बे से लेकर जबान की मामूली सी हरकत तक ये ब्रायोनिया में के अंदर तकलीफ पैदा करने का बायस होती है। यानी कि इसका मरीज अगर सुकून के साथ लेटा है तो वो ठीक है, और जैसे ही उसने हरकत की, अब चाहे वो हरकत करने से उसका दर्द बढ़ा है, चाहे हरकत करने से उसको चक्कर आने शुरू हो गए, चाहे हरकत करने से उसको कह आना शुरू हो गई है, चाहे हरकत करने से उसे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो गया, तो आपकी दुआ ब्राई हो रही है। और यहाँ पर तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और तकरीबन ये इस टॉपिक के अंदर मेरे ख्याल में अगर 70 से 80% इस दुआ की बात करें तो इस दवा का खासा ये है कि इसके अंदर आपको ये सारी कैफियत मिलेगी, और उस दवा का नाम है कोलोसंत। अब कोलोसंत मेडिसिन आपकी ऐसी दवा है जिसके अंदर तमाम ये जो आपके सामने टॉपिक रखा गया शियाटिका, और इसके अंदर जितनी भी मोस्टली करैक्टर्स हैं पेन के, चाहे ये पेन क्रैम्पिंग हो, चाहे ये लासिनेटिंग पेन हो, चीर फाड़ करने वाली पेन हो, चाहे ये पेन शिफ्टिंग वाली हो, चाहे ये पेन एक्सटेंडिंग करने वाली हो, और यहाँ पर आपकी जो मेडिसिन होगी वो कोलोसंत होगी। कोलोसंत का दर्द जो होता है ये अपने मकाम से एक्सटेंड करता है, और शियाटिका में आपकी लोअर बैक से शुरू होकर ये आपके नी तक या आपके पांव तक जा सकता है, और हरकत करने से इसमें तकलीफ बढ़ती है। ये सेम ब्रायोनिया वाला मामला इसके साथ है, लेकिन इसका एक खासा है कि इसको अमेलियोरेशन हो रहा है हीट से, टकोर से, और ये आपके प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। और दूसरी इसी के सेम आपके मिनरल ग्रुप की मेडिसिन जो है वो है मैगफास। तकरीबन इनके मिलते जुलते फीचर्स हैं। ये अलग बात है कि वो मिनरल किंगडम के साथ रिलेटेड है, ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। इसी तरीका से अगर ये मामला आगे बढ़ गया, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं, जब आप इस चीज को ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर वो जो नर्व्स होती है या वहां का जो मसल्स होते हैं जहां पर वो आपका मुहरे वाली हालत है, वहां पर स्टिफनेस आ जाता है। और स्टिफनेस की सबसे बड़ी दवा जो है ये रुस्टॉक्स है। ये मस्कुलर स्टिफनेस पर काम करती है, कनेक्टिव टिश्यूज पर, जो फाइब्रस टिश्यू पर। और कहते हैं कि रुस्टॉक्स आपके फिजिकल स्टिफनेस की, आपके मेंटल स्टिफनेस की और आपके इमोशनल स्टिफनेस की बहुत बड़ी दवा है। और स्टिफनेस को आपने कभी भी नहीं बोलना रुस्टॉक्स के हवाले से कि रुस्टॉक्स जो होती है ये स्टिफनेस की, और स्टिफनेस को ये दूर कर देती है, और उसके दूर होने से जो डिस्क होती है वो अपनी जगह पे आ जाती है। सेम उसी तरीके से अगर जोड़ वहां से डिसलोकेट हुआ हो तो वो भी वापस आ जाता है। ये रुस्टॉक्स का खासा है। और ये जो दवा है ये अक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, और इतनी बड़ी होम्योपैथी की मेडिसिन है, और मेरे ख्याल में हर क्लिनिक में सबसे ज्यादा आम प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाली दवा है।
चाहे वो कोराइजा का मामला हो, चाहे वो फीवर का मामला हो, चाहे वो इचिंग का मामला हो, स्किन का मामला हो। ये रुस्टॉक्स बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। और इसके अंदर क्या है कि ब्रायोनिया की अपोजिट है, इसीलिए इसको ब्रायोनिया की मुखालिफ सिस्टर भी कहा गया है कि इसकी अलामत उसके अपोजिट, कि इसमें जब मरीज खड़ा होता है, फर्स्ट जो मूवमेंट है उसमें मरीज तकलीफ महसूस करता है, और जैसे जैसे जिस्म वार्म अप होगा, जैसे जैसे वो चलना शुरू करेगा तो उसकी तकलीफ में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये रुस्टॉक्स है। और रुस्टॉक्स एक्यूट और क्रॉनिक, और खास तौर पर इंजरी के हवाले से रुस्टॉक्स जो आपकी इंजरी के हवाले से पहली मेडिसिन है, कहीं पर भी आपको चोट आई है तो उसकी दवा आर्निका होती है। और कहते हैं कि जो ओरिजिनल मेडिसिन होती है वो कभी भी अपनी स्पेस नहीं छोड़ती है, उसकी जगह हमेशा खाली रहती है। तो रुस्टॉक्स के बाद जो कुछ कमी पेशी रह जाती है, जो स्टिफनेस रह जाती है, रुस्टॉक्स और सॉरी आपने आर्निका दी, आर्निका से उसका जो ट्रेमे वाली उसकी सबाती कैफियत बेहतर हुई है, रुस्टॉक्स ने उसकी बाद में स्टिफनेस को ठीक कर दिया है। और अगर इससे भी काम बढ़ जाए तो कैलकेरिया कार्ब को याद रखें। तो क्रॉनिक कंडीशन में आपकी रुस्टॉक्स है, इसको आपने नहीं बोलना। और दूसरी मेडिसिन है प्लम्बमेट। अब प्लम्बमेट की भी अहमियत बहुत ज्यादा है। जैसे वो स्टिफनेस पैदा करती है, ये कंस्ट्रिक्शन पैदा करती है। प्लम्बम को आपने एक लफ्ज में याद रखना हो तो सिर्फ कंस्ट्रिक्शन है। ये खून की नालियों के अंदर, ये शरियानों के अंदर, वरीदों के अंदर ये कंस्ट्रिक्शन पैदा कर देती है। ये ब्लड प्रेशर की बहुत आला दवा, ये ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए जब शरियानों में तंगी आ जाती है, और जब तंगी आ जाती है तो फिर मामला किस कैफियत की तरफ जाता है, पैरालाइटिक कंडीशन की तरफ जाता है। ये पैरालाइटिक कैफियत के लिए, फाजी कैफियत के लिए आपकी बहुत बड़ी दुआ है। इसको आप स्टेंट भी कह सकते हैं, जैसा कि आप स्टेंट वो नलकी सी जो डलवाते हैं, इसका भी सेम वही रोल है। और ये कंस्ट्रिक्शन को दूर करती है। जब वहां पर सर्कुलेशन बहाल हो जाता है तो फिर वो नमनेस भी दूर हो जाता है, फिर वो चींटियां रेंगने का एहसास भी दूर हो जाता है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज पर इसका एक बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। क्रॉनिक कंडीशन में आपकी आर्सेनिक एल्बम बहुत अहम दवा है। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा मेंटली सिम्टम जो मिलती है। इसका जो मरीज होता है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है, इसकी बर्निंग पेन होती है, जलन वाली पेन होती है, बहुत सवियर किस्म की होती है, और खास तौर पर रात के वक्त, आधी रात के वक्त, और मरीज जो होता है बेचैन हो जाता है। टूजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर के मरीज अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे गिराता है। चीर फाड़ वाली इसकी दर्दें होती हैं। तो ये तीन अद्वियात को अगर आप ज़हन में रखें तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करती है। उसके बाद मेफाइलम मेडिसिन है आपकी, ये भी सियाटिका के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, और इसका जो करैक्टर है कि ये नमनेस पैदा करती है, ये चींटियां रेंगने का एहसास पैदा करती है। तो ये दोस्तों कुछ, अगर आप सिफिलिटिक कंडीशन में चले जाते हैं तो फिर आपके पास काली आयोडाइड जो है ये बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। और इसी तरीके से कुछ रिपोर्टरी के हवाले से है कि अगर एट्रोफी ऑफ पॉट्स में आ जाए, कि यानी कि सियाटिका है उसके साथ लागरी आनी शुरू हो गई है, तो आपकी दवा जो नक्स वोनिका और टिलोरम, ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। और अगर किसी को ब्लोइंग नोज के नाक को साफ करने से सियाटिका का पेन शुरू हो जाए, उसकी दर्द बढ़ जाए, तो आपने ग्रेफाइट्स को याद रखना है। और बहुत सारी कंडीशंस के लिए आपकी रुस्टॉक्स, मैकफास्ट, कोलोसब, ये बोल्ड ग्रेड की अद्वियात हैं। अगर आप इन तीनों अद्वियात को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें, और फिर हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और अगर इसमें आप 4 से 6 वीक मरीज को बेड रेस्ट देते हैं,
उसको एक्सरसाइज का थोड़ा सा बताते हैं, और साथ होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है, तो आप देखते हैं कि वो आपका पेशेंट जो होता है ये बहुत ही जल्द शिफायाब हो जाएगा। और यकीन माने कि अब ये जो इलेक्ट्रिक पेन्स होती हैं, जो रेडिएटिंग पेन्स होती हैं, यहाँ पर आपके इंजेक्शन जो होते हैं बड़े बड़े एलोपैथिक सिस्टम वालों के, वो काम नहीं करते हैं। जहाँ पर ये आपकी जो मेडिसिन है, मैगफास हो गया, कोलोसुल्फ हो गया, प्लम्बमेट हो गया, कि ये रिलीफ दे देती है। और प्लम्बम को स्टेंट का दर्जा दिया गया है कि ये उस कंस्ट्रिक्शन को दूर कर देती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसी टॉपिक के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि वक्त जो है उसकी कदर कीजिए। और इंशाल्लाह ताला जब भी हमारा हर 15 दिन के बाद प्रोग्राम होगा तो ये ठीक 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि 4, 4:30 बजे इसको इख्तिताम कर दिया जाए इसका, ताकि जो दोस्त दूर से आते हैं वो वक्त पर अपने घर जाएं। आज दोस्तों एक और बहुत ही अहम मेडिसिन है पायरोजीनियम। ये बहुत बड़ी, ये एंटीबायोटिक से भी बढ़कर काम करने वाली दवा है। ये बहुत सारी वो कंडीशंस जिनके अंदर टॉक्सिनिक कंडीशंस हो जाती हैं, ये उनके लिए आपके पास बहुत ही कीमती मेडिसिन है। टाइफाइड के लिए ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से और बहुत सारी जहरीली अफूनतों के लिए जो हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिक कंडीशंस पैदा हो जाती है, तो चूंकि डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का एक अपना तरीका है कि वो अद्वियात को एक क्लासिकल वे से, उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उसके माइंड के हवाले से ज्यादा फोकस करते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा मेथड है। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, तो हमने भी कोई ऐसे तो नहीं है कि जनाब ये ग्रेजुअली सारा मामला हुआ है कि हमने भी एक एक चीज को ग्रेजुअली सीखा है। तो हमने तो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जनाब कि एक सब्जेक्ट जो टॉपिक जो आपके सामने जिसको शेयर किया जाता है, उसको तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम सर्व होता है। तो आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाते हैं डॉक्टर अमानुल्लाह बदर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स और मेरे हम मकदब, मेरे जैसे तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन पायरोजीनम। और जिस तरह हम, क्योंकि मेडिसिन की शख्सियत पर बात करते हैं, देखें मैं डॉक्टर अली शबाज, हम खुद एक तालिब इल्म है और यकीन करें सीखने की गरज से निकले हैं, और जितना कुछ हमने अपने सीनियर से सीखा है, हम दुआ गो है अपने सीनियर के लिए कि अल्लाह पाक उनकी उम्र को दराज करे, और इसी तरह हम उनसे इल्म लेते रहें और अल्लाह करे कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छे होम्योपैथ बन जाएं। जो आज की पायरोजीनम है, इसको मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसे सीखा कहां से। मैंने इसकी पर्सनैलिटी को सीखने के